फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मौर्य समाज के बारे में। ठीक है, हम मौर्य समाज के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण। ठीक है, अशोक पहले ब्राह्मण मतानुयायी थे। दिव्यवादान के अनुसार बात करें तो अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गए तथा उनकी पूजा की। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो अशोक थे वो बुद्ध से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि महात्मा बुद्ध जिन जिन जगहों पर उन्होंने जहाँ उन्होंने अपना पहला मतलब जैसे जहाँ निर्माण लिया, जहाँ तपस्या की, जहाँ पहला अपना उपदेश दिया, उन सभी जगहों का भ्रमण अशोक ने किया और उनकी पूजा की। जैसे कि अशोक की इस यात्रा का अगर हम क्रम के बारे में जानें तो देखिए, सबसे पहले गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रीवस्ती गए हुए थे। नेक्स्ट देखिए, अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में बलि, जो कि एक धार्मिक कर था, उसको समाप्त कर दिया। अशोक ने जिस समय अपनी यात्रा प्रारंभ की, अशोक जब लुम्बिनी पहुंचते हैं तो लुम्बिनी में उन्होंने जो धार्मिक कर लग रहा था उसको समाप्त किया तथा भूमि कर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया। अशोक धार्मिक रूप से सही सुड़ी व्यक्ति थे। कैसे थे? सभी धर्मों में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। अशोक का धम्म क्या है? देखिए, अशोक को धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। धम्म क्या है? धर्म को पाली भाषा में धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। किससे ली गई है? राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अगर ये आता है कि अशोक की धम्म की परिभाषा किससे ली गई है तो वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। स्वयं नियंत्रण अशोक की धर्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अभी क्वेश्चन आता है कि अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, तो वो था स्वयं नियंत्रण। अशोक के अलावा सलीसुक ने धम्म का अनुसरण किया था। धम्म की व्याख्या अगर हम देखें कि धम्म की व्याख्या क्या है, तो देखिए, अशोक के दूसरे तथा 7वें लेखों में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या कौन से स्तंभ लेख में की गई है? दूसरे एवं 7वें में। तो धम्म की व्याख्या में कहा गया है कि धम्म साधुता है। धम्म साधुता है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्यों का पाप रहित होना है, मृदुता है, दूसरों के प्रति व्यवहार में दया रखना है, दान तथा शुचिता है और हिंसा ना करना, माता पिता व बड़ों की आज्ञा को मानना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना और सभी के प्रति उचित व्यवहार करना, ये धम्म के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं कि धम्म के प्रचार के लिए कहाँ पर कौन कौन भेजा। तो देखिए, श्रीलंका में किसको भेजा था? श्रीलंका में महेंद्र व संघामित्रा को भेजा था, जो कि उनकी पुत्र एवं पुत्री थे। और मंजातिंग को कहाँ भेजा था? कश्मीर व गंधार में भेजा था। महारक्षित को यूनान में भेजा था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा था और महादेव को कहाँ भेजा था? मैसूर में। ठीक है, अगर ये आता है कि महाराष्ट्र में किसको भेजा, तो महाधर्म रक्षित को भेजा। यूनान में किसको भेजा था? महारक्षित को भेजा था। और मंजातिंग को कहाँ भेजा था? कश्मीर और गंधार में भेजा था। देखिए, अब ये आता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से तो बौद्ध थे, परंतु उनका धम्म बौद्ध धर्म से भिन्न था, क्योंकि अशोक ना तो 4 आर्य जो सत्य थे उसमें विश्वास करते थे, ना ही अष्टांगिक मार्ग थे उसमें विश्वास करते थे, ना ही उनका विश्वास जो निर्वाण में उनका विश्वास था। ठीक है, धम्म के उपरोक्त बातों को शामिल नहीं किया गया था, अतः अशोक धम्म एक मानव धर्म था, ना कि बौद्ध धर्म। अशोक के अभिलेख के बारे में बात करें कि अशोक के अभिलेख कौन से थे, तो देखिए, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जो पहला शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा है उनका गुहा या गुफा लेख। ठीक है, जो शिलालेख था उसको पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण शासनादेश थे उसके अंतर्गत। स्तंभों पर उत्कीर्ण शासनादेश थे और ये केवल ब्राह्मी लिपि में थे। तीसरा था गुहा या गुफा लेख। ये गुहा या गुफाओं पर उत्कीर्ण थे और इस केवल ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, इस शिलालेख और स्तंभ लेख में एक मामूली सा कोई विशेष अंतर नहीं था, बस थोड़ा सा अंतर था। और वो अंतर क्या था? वो था एक आकार का और आकृति का अंतर। ठीक है, जो शिलालेख थे वो बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण थे, जबकि स्तंभ लेख छोटे, और जो स्तंभ लेख थे वो छोटे थे। एक लिपि का अंतर था इनमें।
अभिलेखों की भाषा के बारे में बात करें तो देखिए अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। कौन सी भाषा में थे? अशोक के जो अधिकतर अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। उत्तर पश्चिम के जो अभिलेख थे वो खारोष्टी और अरमाइक भाषा में थे। ठीक है। और एक देखिए ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, जैसे अधिकांश ये क्वेश्चन तो हमेशा ही जैसे रिपीट होता रहता है कि अशोक के लेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? अशोक के लेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? उसका नाम था जेम्स प्रीशेव। और क्वेश्चन अगर ये आता है कि अशोक की लिपि का पता लगाने वाला कौन था, तो लिपि का पता लगाने वाला कौन था? टील पैंथर। कौन था? टील पैंथर। खारोष्टी व अरमाइक लिपि के शिलालेख कौन कौन से हैं? तो देखिए सहवाज घड़ी शिलालेख ये खारोष्टी लिपि का है, मनसेहरा खारोष्टी लिपि का है, और तक्षशिला, लंगमान अभिलेख और सरे कुनाई कौन से हैं? जो अरमाइक और यूनानी शैली के हैं ये। ठीक है, दो तो हो गए जो खारोष्टी शैली के। खारोष्टी के कौन कौन से हो गए? सहवाज और मनसेरा। सहवाज मनसेरा खारोष्टी के हो गए, और तक्षशिला और सरे कुनाई किसके हो गए? अरमाइक लिपि के हो गए। बृहत शिलालेख। बृहत शिलालेखों की देखिए ये प्राकृतिक भाषा में लिखित थे। फिरोज शाह तुगलक ने ये मेरठ और टोपरा के अभिलेख को दिल्ली मंगवाया था। क्वेश्चन ये आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो मतलब अभिलेख कहाँ से दिल्ली में कहाँ से मंगवाए थे? तो मेरठ और टोपरा से मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो कि पहले कौसम्बी में था, जहांगीर इसे इलाहाबाद में लेकर आया था, और इसे रानी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर ये आता है ना कि कौसम्बी स्तंभ लेख को किस नाम से जाना जाता है, या रानी अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता है, तो कौसम्बी स्तंभ लेख को ही रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अशोक की रानी कारूबाकी और पुत्र तीवर का इसमें उल्लेख किया गया है। अशोक के सभी अभिलेख का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदेही अभिलेख का विषय कैसा था? आर्थिक था। ये याद रखना कि जो रुमनदेही अभिलेख है वो सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के 14 बृहत शिलालेख हैं, और उसमें कौन कौन सी विषय पर चर्चा की गई है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए पहला शिलालेख, उसमें पहले में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे जोड़ लेना, पहला पहला पा और पा से पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में किसकी गई है? मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा पर इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, दूसरे में किसकी चर्चा की गई है? मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा पर चर्चा की गई है। 8वां शिलालेख की बात करें तो 8वें में धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। धर्म यात्राओं का उल्लेख किसमें किया गया है? 8वें में किया गया है। 9वीं शिलालेख में जन्म, बीमारी, विवाह के उपरांत समारोह की निंदा की गई है। और निंदा किस में की गई है? 9वें शिलालेख में किस चीज़ की गई है? जन्म, बीमारी और विवाह की। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। धम्म नीति की व्याख्या किसमें की गई है? 11वें शिलालेख में। और 12वें शिलालेख की बात करें तो इसमें सर्वधर्म समभाव, स्त्री और महामात्र की चर्चा की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग की लड़ाई व विनाश का वर्णन और अशोक के सीमावर्ती राज्यों का वर्णन किया गया है। 14वें शिलालेख में इसने अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किसमें किया है? 14वें शिलालेख में किया है। अशोक के स्तंभ लेख। तो देखिए अशोक के 5 स्तंभ लेख हैं। मेरठ स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, लोरिया, नंदगढ़ स्तंभ लेख और रामपुरवा स्तंभ लेख। ठीक है, कितने स्तंभ लेख हैं? 5 स्तंभ लेखों का उल्लेख किया गया है। मेरठ, टोपरा, प्रयाग, लोरिया और रामपुरवा। अब मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ लेख, ये दोनों स्तंभ लेख ये कहाँ से? मेरठ से फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके गया था? दिल्ली लेके गया था। ठीक है, इन दोनों ही जो स्तंभ लेख हैं इनको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके गए थे। ये प्रयाग स्तंभ लेख ये कौसम्बी से प्राप्त है और अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद ले जाया गया था। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, ये चंपारण जिला बिहार में है, और मयूर चित्र इस पर अंकित है। मयूर चित्र किस पर अंकित है? लोरिया नंदनगढ़ पर है। रामपुरवा स्तंभ लेख, 2 स्तंभ लेख प्राप्त, एक स्तंभ लेख तो इसमें से क्या है? रामपुरवा स्तंभ लेख में से 2 प्राप्त है। ठीक है, जो एक स्तंभ लेख है वो लेखहीन है और दूसरा लेख युक्त है। जो लेखहीन है उस पर तो सींग की आकृति है। किसकी आकृति है? सींग की आकृति है। और जो स्तंभ जो लेखहीन है उस पर बैल की आकृति है। ध्यान रखना आप, बैल की आकृति है। ठीक है,
जो लेख युक्त है उस पर किसकी आकृति है, सिंह की है, और जो लेखहीन है उस पर वृषभ या बैल की आकृति उल्लेख है। और जो लेख युक्त है ये राष्ट्रपति भवन में इसे स्थापित किया गया है। 5 हमने रामपूर्व स्तंभ लेख तक पढ़े। छठवां है रोमनदेही स्तंभ लेख, और 7वां सांची स्तंभ लेख, और 8वां सारनाथ, और 9वां है रानी अवलेख या कौसंबी स्तंभ लेख। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखना कि कौसंबी स्तंभ लेख को रानी अवलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसका वर्णन किया गया है, उनकी रानी कारूबाकी और पुत्र तीवर का वर्णन किया गया है। जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है वाराणसी से। सारनाथ कहाँ से हुआ है, वाराणसी यूपी से प्राप्त हुआ है। और सांची रायसेन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रुम्बनदेही स्तंभ लेख जो कि सबसे छोटा अभिलेख है, और इसमें आर्थिक विषय पर चर्चा की गई है, और ये नेपाल से प्राप्त है। और बुद्ध के जन्म का स्थान कहाँ से, मतलब कहाँ उसके वर्णन भी किस में किया गया है, रुम्बनदेही स्तंभ लेख में किया गया है। अशोक के लघु शिलालेख देखिए। लघु शिलालेख कौन कौन से थे, एक है नंबर 1 है रूपनाथ। रूपनाथ जो लघु शिलालेख है वो जबलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दूसरा है गुर्जरा जो कि दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तीसरा उनका आबरू बैराट से है, और जो बैराट कहाँ है, जयपुर राजसमंद में स्थित है। ठीक है, ब्राबू बैराट जो कि जयपुर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तीसरा। चौथा मास्की कहाँ से प्राप्त हुआ है, मास्की देखिए जो मास्की शिलालेख है वो रायचूर कर्नाटका में है। और ब्रह्मगिरी शिलालेख कहाँ पर है, ये चित्तल दुर्ग कर्नाटका में। ठीक है, चित्तल दुर्ग कर्नाटका में। और एरीगुडी कहाँ पर है, ये कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। अहरोरा कहाँ से हुआ है, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से है। अब हम बात करते हैं अशोक के अधिकारियों के बारे में। तो देखिए इनके अधिकारियों के नाम देखिए। मेन इनका जो उत्तराधिकारी था अशोक के, वो था कुणाल। ठीक है, कुणाल या कुणाल। और इनके कुणाल इसका अन्य नाम भी था धर्म विवर्धन, सुयस या इंद्रपालित। ठीक है, इनके 3 नाम थे। कुणाल के कौन कौन से नाम थे, धर्म विवर्धन, सुयस और इंद्रपालित। दूसरा इनका जो उत्तराधिकारी था वो था दशरथ। दूसरा कौन सा था, दशरथ। ये वायु पुराण के अनुसार कुणाल का पुत्र और बंधु पालित राजा बना था। ठीक है, कुणाल का पुत्र कौन राजा बना था, बंधु पालित बना था। लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो दशरथ राजा बना था। संभवतः बंधु पालित नाम दशरथ का ही एक अन्य नाम था। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार तो क्या है, वायु पुराण के अनुसार यह है कि कुणाल का जो पुत्र बंधु पालित राजा बना था। मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण में कहा गया है कि उसका जो पुत्र दशरथ था वो राजा बना था, और हो सकता है संभवतः जे बंधु पालित नाम उन्हीं का ही अन्य नाम था। तीसरा है संप्रति या संपत्ति। तीसरा उत्तराधिकारी कौन था, संप्रति या संपत्ति। अशोक के उत्तराधिकारियों में यह सबसे अधिक योग्य शासक था। ठीक है, अशोक के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक कौन था, संप्रति या संपत्ति। यह जैन मतावलंबी था ये, और इसकी 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। 2 राजधानी कौन कौन सी थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन, इनकी 2 राजधानियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह इसने सलेखना पद्धति से अपना देह त्याग किया था। यह पद्धति आप जरूर याद रखना अगर चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आ जाए कि उन्होंने कौन सी पद्धति से देह त्याग किया था, संलेखना पद्धति से। चौथा उनका उत्तराधिकारी था सलीसक या सलीसुक। संप्रति के बाद सलीसक राजा बना, और इसके समय यवनों ने एंटीयोकस के नेतृत्व में हमला किया था। ठीक है, संप्रति के बाद कौन राजा बना था, सलीसक राजा बना था। 5वां इनका उत्तराधिकारी है देववर्मा या बृहद्रथ। तो देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, और बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर मौर्य वंश का समापन और शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या किसने की थी, इनके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इनको हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, अब हम उसके बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे। तो देखिए अशोक शांति प्रियता एवं अहिंसा की नीति
हेमचंद्र राय क्या कह रहे हैं? जो हेमचंद्र राय चौधरी थे उनके अनुसार अशोक की शांति प्रियता और अहिंसा की नीति इसका मुख्य कारण थी। ठीक है। हरिप्रसाद शर्मा के अनुसार है, हरिप्रसाद शर्मा कहते हैं कि अशोक की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ठीक है। और रोमिला थापर क्या कहते हैं? रोमिला थापर कह रहे हैं कि मौर्य प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना व अधिकारियों का प्रशिक्षित ना होना भी इसका एक मूल कारण था। क्या था? मौर्य प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना और अधिकारियों का प्रशिक्षित ना होना भी इसका एक मूल कारण था। अयोग व निर्मल उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रांतीय शासकों के अत्याचार एवं करों की अधिकता हो गई थी। किसकी हो गई थी? प्रांतीय शासकों के अत्याचार एवं करों की अधिकता, मौर्यों के अत्याचारों एवं विदेशी विचारों के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राज्यों में की गई क्रांति। यह कथन किसका है? बिहार रंजन राय का है। अब मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में देखिए। राजा, तो देखिए राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का वो प्रमुख होता था। ठीक है। जो राजा होता था वो क्या था? वो प्रशासन का केंद्र बिंदु था और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का सबका प्रमुख होता था वो। मौर्य साम्राज्य में 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य कितने बड़े विभाजों में विभाजित था? 5 प्रांतों में विभाजित था। दूसरा देखिए, चक्र या प्रांत। ये जो सर्वोच्च अधिकारी था, प्रांतपति है ये, और ये राज परिवार के सदस्य होते थे, वह राजा द्वारा नियंत्रित होते थे। चक्र या प्रांत ये क्या था? ये सर्वोच्च अधिकारी का था, जो कि प्रांतपति, ये राज परिवार में एक